और अंतिम एलिमेंट कौन सा है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग डेली एनालिसिस देखते हो तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 17 अगस्त के दिन में भी सेम टू सेम एक क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूलैंड का जो यहाँ पे अष्टक का नियम है उसमें कौन सा फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है, और फिर से रिपीट कर दिया है। तो फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन और लास्ट वाला एलिमेंट होता है थोरियम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक सवाल आया है, भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 जुलाई 2017 में इसकी शुरुआत हुई है। इसके बाद नेक्स्ट एक सवाल आया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसे 2022 में पद्म भूषण दिया गया है। अब 2022 का जो पद्म भूषण अवार्ड है उससे संबंधित प्रश्न आया था, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में किनको मिला है उसके बारे में बोले गए थे। तो जिनको याद होगा यहाँ पे करेक्ट करके आए होंगे, 4 ऑप्शन था। तो देख सकते हो कि यहाँ पे अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, और 2022 के पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब सारा कुछ आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, जिनके आगे के दिनों में एग्जाम होने वाले हैं। अब सवाल यहाँ से पूछ रहे हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ से पूछे गए, राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह कौन देता है। तो राज्य में बोला गया है कि कानून से संबंधित सलाह कौन देते हैं। ऑप्शन था महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, एक ऑप्शन था महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। तो अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो स्टेट में यहाँ पे विधि संबंधी सलाह कौन देते हैं, तो महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। और कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो 165 अनुच्छेद में इनके बारे में बताया गया है, तो महाधिवक्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न आया है पॉलिटी से ही रिलेटेड, पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं। तो टोटल सब्जेक्ट की बात कही गई है, तो टोटल 29 विषय दिए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था में। इसके बाद एक और सवाल आज आया था दोस्तों आपके पॉलिटी से, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति के विभाजन को क्या कहते हैं। तो जो यहाँ पे पावर का डिवीजन होता है केंद्र और राज्य के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, संघवाद इसको बोलते हैं। तो ये करेक्ट आंसर। तो 3 सवाल आज पूछे गए हैं पॉलिटी के, और ज्यादा हार्ड नहीं थे। देखिए एक प्रश्न आया है आपके ज्योग्राफी से, छोटा नागपुर का पठार यानी छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां पे स्थित है, किस राज्य में, तो झारखंड में स्थित है। एक सवाल देखिए इकोनॉमिक्स का आया है, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटी रोजगार किस योजना से दी जाती है। तो योजना वाले देखिए यहाँ पे मनरेगा योजना हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर आपको पता होगा। देखिए एक प्रश्न आया है दोस्तों, मेघालय के गारो जनजाति द्वारा कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, यानी कि कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन 4 थे, उसमें एक वांगला महोत्सव भी दिया गया था, तो वांगला महोत्सव हो जाएगा दोस्तों, जो कि करेक्ट आंसर है। मेघालय की जो गारो जनजाति है इनके द्वारा वांगला फेस्टिवल मनाई जाती है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसलिए आप लोग जरूर सारे के सारे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, और इससे रिलेटेड सवाल भी जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल भी यहाँ पे बन जा रहे हैं आजकल। तो ये आपके एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था उसमें भी सेम टू सेम एक क्वेश्चन था, वो रिपीट किया है। ग्रुप डी में भी ये सेम टू सेम फेस्टिवल पूछ लिया गया है। नेक्स्ट देखिए एक यहाँ पे सवाल आए हैं 2022 के करंट अफेयर से, कि 2022 में महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में कौन सा खेल का आयोजन हुआ। अब ऑप्शन कुछ इस प्रकार से भेजे गए हैं, वुमेन एशियन चैंपियनशिप, इसके बाद था पैरा एथलीट चैंपियनशिप, इसके बाद है वुमेन अंडर 19 फीफा कप। अब 3 ऑप्शन भेजे गए हैं। अब दोस्तों इसके आंसर मुझे करेक्ट पता नहीं है, आप में से जिनको भी करेक्ट आंसर पता होगा 2022 में महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे में कौन सा खेल आयोजन हुआ, तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। तो 2022 का ही ज्यादा करंट आ जाया है। मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं, तो अलैंगिक गुणसूत्र के बारे में यहाँ पे पूछा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 22 जोड़े, यानी कि आपके हो जाएंगे 22 पेयर्स। नेक्स्ट बात करें तो एक देखिए डायग्राम से रिलेटेड भी सवाल आया था बायोलॉजी में, जैसा कि पहले भी पूछ दिया गया है कि ब्रेन का डायग्राम दे दिया था, बोला कि ये वाला पार्ट कौन सा होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे। इसके बाद और भी पूछे गए थे, जैसे एक्सक्रेटरी सिस्टम का दे दिया गया था, जो ब्रिक किडनी होता है उसका फिगर दे दिया था, उसके बाद पूछा गया था कुछ बता के। इसके बाद देखिए आज पूछा गया है, फिगर दे दिया था और पूछा दोस्तों यहाँ पे डायग्राम देने के बाद कि इनमें से कौन सा समसूत्री और असूत्री विभाजन किसमें हुआ है, यानी कि माइटोसिस और एमाइटोसिस कहां पे हुआ है, तो इसके बारे में आपको बताना था। एक देखिए प्रश्न है, फिजिक्स से ज्यादा प्रश्न है और न्यूमेरिकल से ही ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए एक प्रश्न आया है कि अगर वोल्टेज 5 वोल्ट है, करंट 2.5 मिली एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी कि प्रतिरोध कितना होगा। अब ओम्स लॉ से ये दोस्तों निकल जाएगा, V बराबर होता है IR, तो यहाँ पे हमें निकालना है R, तो R बराबर हो जाएगा V डिवाइडेड बाई I। अब V हमारा है 5 वोल्ट और करंट कितना है 2.5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर कहने का मतलब कि एम्पियर में बदलेंगे तो 10 टू पावर -3 इस तरह से हो जाएगा, तो -3 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 10 टू पावर 3 हो जाएंगे। तो अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 2 इंटू 10 टू पावर 3 यानी कि 2000 यहाँ पे ओम हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रेजिस्टेंस का। तो 2000 ऑप्शन में होंगे तो ये इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक सवाल यहाँ पे आया है, रेजिस्टेंस का ही सवाल है, जैसे कि पैरेलल रेजिस्टेंस सीरीज वाले जो कन्वर्शन होते हैं पैरेलल में जोड़े गए सीरीज में, तो उस तरह के ही प्रश्न है। थोड़ा घुमा के प्रश्न पूछा गया था कि कोई तार है जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो एक वायर मान लेते हैं AB है, 100 ओम की रेजिस्टेंस है। अगर उस तार को मोड़कर वृत्त बना दिया जाए, इस तरह से वृत्त बना दिया गया सर्कल, तब उसके व्यास यानी कि डायमीटर पर कितना रेजिस्टेंस होगा, तो A और B जो डायमीटर है इसके बीच में अब कितना रेजिस्टेंस होगा ये पूछा गया है। अब देखिए आगे आने वाले शिफ्टों में दोस्तों ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जब कोई वायर को यहाँ पे अगर सर्कुलर फॉर्म में बना दिया जाता है, तो ये तो हेमिस्फीयर दो यहाँ पे सेमी सर्कल में डिवाइड होता है, एक ऊपर वाला सेमी सर्कल और एक नीचे वाला सेमी सर्कल। तो जैसे ही सेमी सर्कल में डिवाइड होगा तो जितना लेंथ का होगा ये आधा आधा हो जाएगा, यानी कि ये 50 हो गया और ये 50 ओम हो गया। अब इसको A और B के बीच में अगर पूछा गया कि रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी कि ऊपर 50 ओम और नीचे 50 ओम, और ये दोस्तों हो जाता है पैरेलल। अब पैरेलल हो गया तो पैरेलल में अब इसको हम जोड़ देंगे 1/50 प्लस 1/50, तो ये कितना हो जाएगा 2/50, और इसको पलट देंगे ऊपर तो 50/2 यानी कि 25 ओम। तो 25 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब 100 ओम का तार था, इसको यहाँ पे मोड़ करके एक सर्कल बना दिया गया और डायमीटर से पूछा गया कि अब कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो ये दोस्तों 25 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा अगर निकालें तो। नेक्स्ट बात करें तो देखिए फिर से फिजिक्स का ही सवाल आया है और यहाँ पे फिर से न्यूमेरिकल का ही पूछा है। लाइट वाले चैप्टर से 2 मीडियम दिया गया था। मीडियम ए में प्रकाश की चाल दी गई थी 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। मीडियम बी में दिया गया था प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट
2.5 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ए का अपवर्तनांक बी की तुलना में कितना होगा, यानी ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी की तुलना में पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, एक कॉमन सा सवाल है, काफी ज्यादा आगे के शिफ्ट में भी हो सकते हैं कि इस तरह के सवाल आए, तो इसको सीख लीजिएगा, बहुत इजी होते हैं। तो यहाँ पे बात करें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, आपके दो मीडियम के स्पीड दिए जाते हैं, तो कैसे निकलते हैं, तो किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जा रहा है, मान लेते हैं कि ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है दोस्तों कि जिसके तुलना में निकाला जा रहा है उसका वेलोसिटी ऊपर आता है और जिसका निकाला जा रहा है उसका वेलोसिटी यानी उसका स्पीड नीचे आता है। जैसे ए की निकाली जा रही है तो यहाँ पे बी का स्पीड कितना है, तो बी में प्रकाश का स्पीड कितना है, तो 2.5 इंटू 10 टू पावर 8। इसके बाद ए का निकाला जा रहा है तो नीचे जाएगा ए का स्पीड, तो ए में स्पीड कितना था, तो 2 इंटू 10 टू पावर 8 इतना है, तो 10 टू पावर 8 तो कट जाएगा और 2.5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे पॉइंट हटा दिए तो इतना आ गया यानी कि 5 और यहाँ पे 4 आ गया यानी 1.25। तो ए आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का बी की तुलना में। इसलिए आप लोग यहाँ पे सीख लीजिएगा, अगर बी का पूछा जाता कि बी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए की तुलना में कितनी होगी, तो यहाँ पे सबसे ऊपर ए का स्पीड रखते हैं और इसके नीचे बी का स्पीड रखते हैं और इस तरह से कट कर देते हैं, तो 2/2.5 आ जाता और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से बन जाता है इस सिंपल फॉर्मूले से। नेक्स्ट बात करें तो एक यहाँ पे सवाल आए थे फ्रेंड्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं सवाल आए। अगेन अगर अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/1.5 है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या है, तो प्रकाश की चाल पूछी गई है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये भी बना दीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड, प्रकाश की चाल की बात करें रिलेशन की, तो ये होता है c/v, यानी कि n हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c हो गया स्पीड ऑफ लाइट और v हो गया वेलोसिटी, जो कि चाल यहां पे पूछी जा रही है। तो v बराबर निकाल लेंगे c डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब c आपको पता है कि 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश की चाल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया गया है, तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 30 और नीचे 15, तो 15 दूना, तो 2 से 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड यहाँ पे चाल हो जाएगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को किसने संभाला। अब इसमें देखिए केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर दोनों ने यहाँ पे संभाला था, इसके नेता बने थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिए थे उसमें देवेंद्र नाथ टैगोर का ऑप्शन दिया था, तो ये करेक्ट आंसर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट देखिए एक सवाल पूछा है और ये लाइट से ही सवाल आए हैं, फिजिक्स का आज लगभग 7 से 8 सवाल पूछा गया था। उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस में वस्तु 2f पे रखी है तो उसका आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो अगर कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे 2f पे वस्तु को रखी गई है यानी f है और यहाँ पे 2f है, इस पे अगर रखेंगे तो इमेज भी तो 2f पे ही बनेगी, नीचे बनेगी, तो यानी कि जो और सेम साइज की बनती है, तो जब भी मैग्निफिकेशन होता है तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस बटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस तरह से निकालेंगे तो कट के यहाँ पे एक ही आएगा क्योंकि सेम साइज की इमेज बनी है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी करके निकालेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन प्लस 1 आएगा या -1 आएगा या 2 आएगा 0 आएगा, तो प्लस 1 आएगा लेंस की अगर हम लोग बात करें तो कि उत्तल लेंस में यानी कि कन्वेक्स लेंस में, तो +1 इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो एक और सवाल यहाँ पे आया था कि अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर है। अब देखिए अब मिरर पूछ लिया, वो भी कनकेव वाली मिरर, तो मैं वस्तु को कहां पे रखने पे वास्तविक उल्टा व एक आकार का इमेज मिलता है यानी सेम साइज का मिलता है, तो यहाँ पे f हो गया और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो जो इमेज हमें मिलती है दोस्तों सेम साइज की मिलती है, उसी जगह पे मिलती है, वास्तविक मिलती है, रियल मिलती है, उल्टा मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका करेक्ट आंसर होगा, सी पे रखेंगे तो हमारी जो इमेज है वास्तविक उल्टा और सेम आकार की मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए एक सवाल यहाँ पे आया है, एल्कोहल अगर NaCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलेगा। तो कोई भी एल्कोहल को अगर NaCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, तो ऑप्शन में था दोस्तों वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, तो हाइड्रोजन गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए केमिस्ट्री का एक और सवाल आया था, रिडॉक्स रिएक्शन जो आपने फर्स्ट शिफ्ट में देखा था 17 अगस्त वाले पेपर में, तो उसी तरह से दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है रिडॉक्स रिएक्शन पे ही। एल्यूमिनियम प्लस Fe3O2 था तो यहाँ पे Al2O3 प्लस Fe बना देगा। अब पूछा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। Fe3O2 है, यहाँ पे बन गया क्या, Fe बन गया यानी ऑक्सीजन खत्म हो गए, तो ऑक्सीजन जैसे ही खत्म होते हैं तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन और Fe3O2 का क्या हुआ है रिडक्शन। अब इसमें दोस्तों सवाल एक और भी पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो इस चैप्टर को अच्छा से देख लीजिएगा, बहुत आसान चैप्टर होता है, लेकिन एक सवाल अगर आते हैं तो आप लोग बना के जरूर आइएगा रिडॉक्स रिएक्शन वाले से। नेक्स्ट देखिए एक सवाल आए हैं कि ईस्ट का प्रयोग कहां किया जाता है, तो ईस्ट का प्रयोग में 4 ऑप्शन था, उसमें था दोस्तों शराब बनाने में यानी कि अल्कोहल के उत्पादन में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक सवाल आया था कि मेटल अगर पानी के साथ रिएक्शन करती है तो क्या मिलता है। तो कोई भी मेटल अगर पानी के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा या फिर बेस बनेगा, क्षार बनेगा या फिर अम्ल बनेगा। तो देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि सोडियम है, इसको पानी के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएं तो क्या बनता है NaOH बन जाता है यानी कि यह एक बेस है, तो क्षार बनेगा, तो बेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक सवाल आया है कि अल्कली मेटल्स यानी क्षार धातु किस ग्रुप में आते हैं, कौन से ग्रुप में, तो ये भी पीरियोडिक टेबल का ही सवाल आया है, 3 पीरियोडिक टेबल से या फिर 2 शायद पूछे गए हैं। अब अल्कली मेटल की बात करें तो जो लिथियम सोडियम पोटेशियम वाले जो ग्रुप होते हैं वो ग्रुप 1 में आते हैं और उन्हीं को अल्कली मेटल ग्रुप बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं, तो ग्रुप 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक सवाल पूछा गया है जो कि करंट अफेयर से था 2022 जनवरी 2022 में रेसलिंग या बॉक्सिंग करके दिया था, जिसमें कोई विजेता बनी है, 3 खिलाड़ी का नाम दिया गया था जो कि कांस्य पदक जीती है, तो वो किस देश में आयोजन किया गया था वो खेल, नॉर्वे में या फिर कतर में, इस तरह के करके 2 ऑप्शन भेजे गए थे। तो आपको पता होगा जिनको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखिए एक यहाँ पे ऐप से भी रिलेटेड सवाल आए हैं यानी स्कीम से भी रिलेटेड आए हैं। भरोसा
जो भरोसा स्कीम है वो कौन से राज्य ने लॉन्च किया है, जो कि वुमेन के सिक्योरिटी के लिए है, सुरक्षा के लिए है? तो भरोसा जो स्कीम है वो तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, एक भरोसा जो स्कीम है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा भी लॉन्च किया गया है, लेकिन वो वुमेन सिक्योरिटी के लिए नहीं है, दूसरी चीज के लिए है। तो वुमेन सिक्योरिटी के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पे भरोसा हो जाएगा, जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। एक देखिए सवाल आया है कि रूरल रीजनल बैंक आरआरबी एक्ट कब लागू हुआ, यानी ग्रामीण बैंक एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1976 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ये इकोनॉमिक्स का सवाल। एक देखिए प्रश्न फिजिक्स के फिर से आए, चुंबकीय क्षेत्र से इंड्यूस्ड होने वाले करंट को क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए एक सवाल है, स्टेटमेंट दिया था अमाशय से HCl निकलता है जो कि पाचन में मदद करता है। इसके बाद एक और दिया था कि अमाशय से नाइट्रिक एसिड निकलता है। अब देखिए इसमें पूछा गया था कि केवल एक सही है या दो सही है, या फिर एक और दो दोनों सही है, या फिर कोई सही नहीं, इस तरह से करके ऑप्शन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, जो कि अमाशय से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो कि हमारी पाचन में डाइजेशन में मदद करती है। एक देखिए सवाल यहाँ पे आया फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है वो किस पर डिपेंड है? अब देखिए दोस्तों ये भी फिर से फिजिक्स का सवाल है, किस पे डिपेंड नहीं करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन था टेम्परेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और करंट फ्लो। अब देखिए दोस्तों लेंथ पे तो डिपेंड करती है, क्योंकि जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का है R बराबर रो इंटू L/A, तो लेंथ पे तो करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी करेगा, लेकिन थोड़ा हायर में आप लोग पढ़िएगा आगे जो यहाँ पे डेरिवेशन इसके होते हैं, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर जाता है। अब करंट फ्लो पे बात करें तो करंट फ्लो पे यहाँ पे रेजिस्टेंस कोई भी डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि देख लीजिए कोई भी सर्किट में मान लेते हैं कि मेरा 10 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें करंट हम 10 एम्पियर बहाएं या फिर 5 एम्पियर उसमें बह रही है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? 10 ओम तो 10 ओम ही रहने वाले हैं, तो करंट फ्लो पे कोई डिपेंड नहीं करेगा रेजिस्टेंस। एक और सवाल लिख लीजिए यहाँ पे, एक और सवाल 32 नंबर का, नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा होते हैं उसको खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? ये सवाल पूछे गए थे। तो पहला ऑप्शन था फ्रेंड्स कि जूट बैग का इस्तेमाल करना, दूसरा ऑप्शन था कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करना, तीसरा बैग था कि प्लास्टिक को यूज एंड थ्रो करना। तो देखिए प्लास्टिक का उपयोग करके तो हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा को खत्म नहीं कर सकते, यूज एंड थ्रो करके भी नहीं खत्म कर सकते, लेकिन जूट का जो हम लोग बैग यूज करेंगे तो यहाँ पे एक खत्म हो सकता है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है वो खत्म हो सकते हैं। तो जूट वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो कि जीके और साइंस का क्या आज पैटर्न रखा गया था, और ज्यादा हार्ड नहीं थे, लेकिन दोस्तों कंसेप्चुअल आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो यहाँ पे बना दीजिएगा। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में देखिए यहाँ पे इजी टू मॉडरेट हैं, ज्यादा सवाल ही करने लायक थे। नंबर सिस्टम में 2 से 3 सवाल, एलसीएम एचसीएफ से 1 सवाल, बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन भी नहीं बताए गए, प्रॉफिट लॉस से 2 सवाल यहाँ पे बोले जा रहे हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन जो कि ट्रेन वाले सवाल पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा ट्रेन वाले आ रहे हैं। अलजेब्रा से बात करें तो 1 क्वेश्चन, एसआईसीआई से 1 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन, एज प्रॉब्लम से 2 क्वेश्चन है आयु संबंधित। इसके बाद मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री का 2 क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री का 1 क्वेश्चन, डीआई वाले 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से 1 और पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन, साझेदारी वाली भी आई है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मॉडरेट बताई गई है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, छात्रों को काफी दिक्कत हुआ रीजनिंग वाले में। देखिए कथन निष्कर्ष पूर्व धारणा की बात करें तो 2 से 3 सवाल, सिलोगिज्म वाले यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट 4 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों यहाँ पे बिल्डिंग वाली आज पूछी गई थी 2 से 2 सवाल की, कौन कितना ऊंचा है, किससे ऊंचा है, तो इस तरह से आप लोग जरूर आप पढ़ लीजिएगा। पजल वाले भी 2 सवाल, यानी यही सीटिंग अरेंजमेंट पजल मिला के 6 से 7 सवाल आ जाए हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, सीरीज वाले 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन वाले 2 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन, इन इक्वालिटी वाले 1 से 2 क्वेश्चन, कैलेंडर का कोई भी सवाल आज नहीं आया फर्स्ट शिफ्ट में। क्लॉक वाले 1 क्वेश्चन आए हैं कि 2 घंटा 20 मिनट में कितना एंगल मिनट की सुई बनाता है, तो ये सवाल आए हैं। एनालॉजी से दोस्तों 2 क्वेश्चन। तो ये रही आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस। दोस्तों रियल एनालिसिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।